के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट सेकंड को। अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप सभी लोग देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग दोस्तों बेसिकली डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन का कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कैसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा यूनिट सेकंड के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो हम सभी को पता है जैसे इंफॉर्मेशन जो भी हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो भी आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सभी चीज़ों को आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, हमको कुछ लगता, हमको मान लो कि कुछ अपनी बात किसी को दूसरे को बतानी है, हमारे पास में कोई सजेशन है तो हमको कोई अपना सजेशन दूसरे को देना है या दूसरे की बात खुद सुननी, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास में यानी कि एक इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब कि सूचनाएं। ठीक है, तो इन सूचनाएं जो होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है बहुत तरीके की होती है। जैसे हम अपने गली मोहल्ले में भी जो सुनते हैं, जैसे कि वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो गई, उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टिल हम लोग सुन रहे हैं ना। किसी के पीछे हम लोग चुगली कर रहे हैं या फिर किसी के पीछे हम लोग गॉसिपिंग वगैरह कर रहे हैं किसी की, तो ये सभी चीज़ें जो भी होती है वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में जाती है। वहीं अगर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारे लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं जो हमारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, वही हमारी, उसके ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, सो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि हम कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं जिसमें हमारे को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जो भी मीनिंगफुल भी नहीं हो, है ना, फालतू की जो हम लोग बात करते हैं, तो वो सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन की जो कि मीनिंगफुल है, यूज़फुल है, ठीक है, और हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है और हमारी नॉलेज को क्या करती है, क्रिएट करती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। तो इन्फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो भी हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे और साथ ही साथ में जो हमारे नॉलेज को बढ़ाए, वही हमारे लिए क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं अगर हम इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करने का बात करें तो हमारी जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हम डेटा वगैरह को देखते हैं, जो भी सर्वे वगैरह को करते हैं, उस प्रॉपर डेटा को लेना, यानी कि उस प्रॉपर डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना। यहाँ पर क्या है कि कलेक्ट करना उस प्रॉपर डेटा को, उसके बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रखना। ठीक है, ताकि हमको समय पे जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम उस इन्फॉर्मेशन को ले सके। यही क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, जिससे कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन हो सही समय पे अवेलेबल हो, एक्यूरेट हो, सही हो। ठीक है, तो हमारे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है। ठीक है, और अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी हेल्प कर सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमारे पास में कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, जस्ट सपोज दैट कि हमने अपने नोट्स बनाए अपनी प्रिपरेशन के लिए, और वो समय आया जब हमारे पास में, जब हमारे एग्जाम्स आए तो वो नोट्स चले गए, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, नहीं होंगे। तो यानी कि उसको प्रॉपर कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टोर किया, अपने एग्जाम्स के लिए हमने उसको प्रॉपर बनाकर मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि जब समय आएगा तो हम उसका प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब इसके अलग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि सही हो, एक्यूरेट हो इन्फॉर्मेशन, टाइम, एक समय सीमा उसके अंदर बंधी होती है। ये नहीं कि आप कभी भी कितने भी दिन लगा रहे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब मान लो कि आपके एग्जाम्स हैं 6 महीने बाद और आप लगा रहे हो कि 1 साल लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में 1 साल लगा रहे हो, 6 महीने बाद एग्जाम है, तो वो नहीं, यानी कि एक समय सीमा से बंधे होना चाहिए आपको। देन उसके बाद में रिलेवेंस का मतलब कि प्रॉपर सही तरीके से आप दिखा सको, रिप्रेजेंट करना। कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब जो भी आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी इन्फॉर्मेशन के अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब कि हार्मनी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर के बीच में, अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, एक प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार इन्फॉर्मेशन चले और तर्क युक्त हो, यानी कि एक प्रॉपर, ये नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, यानी एक उसमें प्रॉपर तर्क छुपा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। देन एसेसिबिलिटी, आप आसानी से उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सको, सिक्योरिटी होनी चाहिए। देन ऑथेंटिसिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस। तो ये यहाँ पर कुछ एक एट्रीब्यूट्स का मतलब कि गुण होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पर कुछ एक गुण बताए गए हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में रिलेवेंस हो गया। देन हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का टाइप क्या होता है, तो यहाँ पर जो आप मेन चार्ट यहाँ पर जो देख रहे हो, वैसे ही आपको एज इट इज उसको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आ गया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके टाइप्स बताओ,
होता हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर यही चार्ट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बना लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन एप्लीकेशंस, एंड देन मैनेजमेंट या फिर हायरार्की, ठीक है। उसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको टाइप्स में यही इसी के अंदर आता है। तो हायरार्की जो कि सबसे सिंपल है, हायरार्की में आपके वही 3 लेवल्स आते हैं, मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी टेक्टिकल प्लानिंग का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इसमें आप क्या करते हो, एक तरीके से प्लानिंग करते हो। जो भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या होगा कि उनके पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि प्लानिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। देन मिडिल लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी प्लानिंग हुई है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाना, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल लेवल के मैनेजर्स। तो उनके पास में उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर पहुँचाना जो कि उनके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हेल्पफुल हो। और यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर लेवल यानी जो लोअर लेवल होता है के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डे टू डे यानी ऑपरेशनल जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए। तो उनके पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना जो कि डे टू डे, जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करो, पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस को मार्क करना, ये सभी चीज़ों के लिए जो भी सुपरवाइजर्स जो भी होते हैं, लोअर लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के बेसिस पे। एप्लीकेशन के बेसिस पे भी 3 तरीके के होते हैं। देखो, प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान करने के लिए हमारे पास में, जैसे हमको कोई प्लानिंग करनी है, हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो हमारे पास में एक प्रॉपर सर्वे का डेटा होना चाहिए, या फिर हमारे पास में कोई एक जो भी डिसीजन लेना है, जैसे सपोज दैट कि हमको कोई स्कूल चूज़ करना है, तो अब हमको स्कूल चूज़ करना है तो हमारे पास में जो भी हमने 10 तरीके के स्कूलों के बारे में छांट-बीन देखा उसको कि कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, इस तरीके से हमने देखा। तो यानी कि प्लानिंग करने के लिए हमको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, इसके लिए हमारे पास में रॉ डेटा का होना ज़रूरी है। उसके बाद में जब हमने प्लानिंग कर लिया तो अब हमको क्या करना है, कंट्रोल भी करना है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोलिंग। अब जैसा आपने प्लान किया है ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ वैसा ही सब कुछ सेम चले, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ। जैसे मान लो कि हमने कुछ प्लान किया कि हम सुबह उठ के ये करेंगे शाम तक ऐसे सोंगे, तो जरूरी नहीं जैसा हमने सोचा हो वैसा ही सब कुछ हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो उस वेरिएशन को सही करने के लिए, उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं कि हमारे पास में कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि कंट्रोलिंग के लिए हेल्पफुल हो। देन नॉलेज इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर 2-3 तरीके की फिर से होती है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है एक्शन एंड नॉन एक्शन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम देख करके तुरंत एक्शन में आ जाए, कोई भी हम प्रॉपर डिसीजन ले लें, जैसे एकदम से बोल दिया जाए कि भाई भूकंप आ गया, भागो भागो, तो हम क्या करते हैं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, वो हमारी एक्शन इन्फॉर्मेशन हो गई। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको देखकर हम तुरंत एक्शन में आ गए। नॉन एक्शन का मतलब कि जैसे हम किसी की गॉसिपिंग कर रहे हैं, हम पीछे से किसी की बुराई कर रहे हैं, बैक बीटिंग वगैरह, है ना, तो ये सब हमारी नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन में आ जाती है, जिसमें से हम आराम से बैठे रहते हैं, बढ़िया चिल करते हैं, कोई भी एक्शन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देन रीअकरिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो बार बार घटित होती है, जैसे कि देखा जाए तो बार बार हम क्या करते हैं, अटेंडेंस, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस को मार्क करना, डेली रिपोर्ट्स बनाना, वीकली रिपोर्ट्स बनाना, ईयरली रिपोर्ट्स बनाना, तो ये क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन बार बार रीअकर हो रही है। एंड नॉन रीअकरिंग के अंदर क्या आती है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि नॉन रीअकरिंग हो, यानी कि आज से पहले कभी ना हुई हो। यानी मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा तूफान आ गया या फिर कुछ भी ऐसी, हम देखते हैं ना कि कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नॉन रीअकरिंग, यानी पहले ऐसी नहीं हुई होती है बट कुछ भी ऐसा नया हो जाता है। देन इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करो तो इंटरनल में आपके जो भी मेनली आपके जो भी अंदर के जो भी डिपार्टमेंट्स, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, इन सभी के अंदर से जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड एक्सटर्नल के लिए अगर आपकी जो भी बाहर से कि कस्टमर का फीडबैक हो गया, सप्लायर से बातचीत करना, ये सभी जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन तो वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि ये सभी आपको पता है, क्लियर हो गया होगा, उसको आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख लोगे, अच्छी तरीके से लिख पाओगे कि जो टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो PDF ले सकते हो व्हाट्सअप पे आकर के, ठीक है। नंबर मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो अभी हम बात
करते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन की, वही हमारे बेसिस को भी अभी हम लोग इसको मार्क हटाते हैं। तो यहाँ पर देखो डिसीजन मेकिंग, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स और टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग दोस्तों, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूँ, डिसीजन मेकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ के लिए। जैसे देखा जाए तो हमारे पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स उपलब्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि हमको कौन से रास्ते पर जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में कन्फ्यूज़न होता है। जैसे हमको कुछ भी करना हो, कौन सा हम कोर्स करें, कौन सा हम पढ़ाई करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। तो हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं कि आज क्या खाना बनेगा, ये सभी चीज़ों को, यानी हमारे पास में रास्ते बहुत सारे होते हैं, हमारे पास में डिफरेंट पाथ्स होते हैं, बट हमको एक पाथ को चूज़ करना होता है, एक पाथ के ऊपर जाना होता है। वही हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे पास बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स उपलब्ध होते हैं और उनमें से एक बेस्ट को चूज करना, बेस्ट की तरफ जाना, वही हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। सो ये जो डिसीजन मेकिंग होते हैं मेनली दो, उसको आप कर सकते हो दो कैटेगरी में, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि हम जो डिसीजंस होते हैं कई बार सर्टेनिटी में लेते हैं और कई बार अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में लेते हैं। जैसे सर्टेनिटी का मतलब कि क्या हो गया कि हमको सारी चीज़ें पता है, कि हमने मान लो कि अगर मान लो हमको डॉक्टर बनना है, तो हमको पता है कि अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, MBBS करेंगे, इस कॉलेज से करेंगे, तो हम डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमने उसके लिए क्या किया, प्रॉपर सर्च किया कि कौन सा बढ़िया कॉलेज है, कौन सा क्या हमको करना चाहिए, हमने अपने पसंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स को चूज़ किया और हम बन गए, ठीक है। हमने डॉक्टर बनने का निर्णय किया और हम डॉक्टर बनने के, यानी डॉक्टर की पढ़ाई करें तो हम बन भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है कि सर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ कि प्रॉपर हमको सर्टेन है, सारी सिचुएशंस क्या है हमारे सामने खुली हुई हैं, कि हमको पता है कि अगर हम डॉक्टर वाले पाथ पे जाएंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे इंजीनियर बनेंगे। तो यानी कि सारी चीज़ें खुली हुई हैं। बट अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है कि हमको कोई भी चीज़, हमारी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाइड होती हैं, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में, और अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि हमको पता भी नहीं होता कि क्या होगा उसके आगे। जैसे कि अगर बात करें तो अब मान लो सपोज दैट कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो अब हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमने चलो ये जो डिसीजन ले लिया कि चलो जो हमारे पास में जो डॉक्टर है उसको हम दिखाएंगे जाकर के। रात के समय तबीयत खराब हो गई है, अब रात के समय अगर हमारे मान लो कि कुछ तबीयत खराब है, तो अब हमको जो हमारे पास में जो भी डॉक्टर होगा उसको ही हम दिखाएंगे जा करके, है ना। अब हम ये तो है नहीं कि जो किसी बेहतरीन और अच्छे डॉक्टर को देखेंगे। तो रात के समय में मान लो कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड, तो जो हमारे पास में होता है उसी से रिलेटेड हमने ये क्या किया, एक हमने प्रॉपर डिसीजन लिया कि अब हमारी तबीयत खराब है तो अब हमको इस डॉक्टर के पास में जाना है। ये हमने डिसीजन तो लिया, बट हमारे पास में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हमको ये नहीं पता कि डॉक्टर कैसा है, वो कैसी दवाई देता है, ठीक है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उस डॉक्टर के बारे में, उसकी प्रॉपर दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स है, यानी कि हमको पता नहीं है कि वो आगे हमारे लिए दवाइयाँ उसकी फ़ायदा भी करेंगी कि नहीं, उस दवाई से हम सही भी हो पाएंगे कि नहीं। बस हमने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि अगर हमारी हेल्थ नहीं सही है, रात के समय हमारी हेल्थ बिगड़ रही, तो हम पास वाले डॉक्टर के पास में जाएंगे, बट वो डॉक्टर कैसा है ये चीज़ हमको नहीं पता, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और अनप्रेडिक्टेबल, कि हम सही हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप्स की बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्ड का मतलब आप समझ रहे हो कि प्रोग्राम, हमने प्रॉपर प्रोग्राम बना करके एक डिसीजन मेकिंग करी। देन नॉन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है। जैसे अभी सपोज दैट कि हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं प्रोग्राम का, जैसे हमने एक प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग का मतलब कि क्या हो गया कि सपोज दैट कि हमने एक कंपनी में हम काम करते हैं ऐसा वर्कर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या किया, ऐसा वर्कर के तौर पे अगर काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसका क्या होगा कि अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाएगा तो उसका हाफ डे पंच होगा, ठीक है। कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप लेट आते हो कंपनी तो आपको हाफ डे लगेगा, यानी आधी दिन की आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो यानी कि ऐसा डिसीजन मेकिंग करो जो कि आपके प्रोग्राम्ड के, यानी कि एक प्रॉपर प्रोग्राम उसमें फिक्स हो कि हाँ ठीक है, अगर भाई आप रोज़ रोज़ लड़ तो सकते नहीं हो किसी एम्प्लॉय से, यानी आपने एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि अगर भाई तुम अगर लेट हो गए तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, ठीक है। तो ये क्या
हो गया प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। एंड नॉन प्रोग्राम्ड का मतलब आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके लिए एकदम नई होती है और उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना होता है। जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में एम्प्लॉय लड़ जाते हैं या फिर आपस में मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉय आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, तो उस समय क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि वो एकदम नई तरीके की सिचुएशन है। ये देखो पहले की जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय लेट होता था, तो इसमें क्या है कि एक प्रोग्राम आपने बना करके रखा हुआ है कि चलो ठीक है अगर वो लेट होगा तो उसकी हम सैलरी काटेंगे। बट नॉन प्रोग्राम्ड के अंदर क्या है कि आप आपके सामने एकदम जो सिचुएशन है वो नई आ गई है। मान लो कि लड़ाई हो गई है मैनेजर्स की एम्प्लॉय की या फिर एम्प्लॉय की, किसी की भी लड़ाई हो गई, तो आपको उस केस में जो भी डिसीजन आप लोगे वो होगी आपकी नॉन प्रोग्राम। देन आपकी स्ट्रैटेजिक जो आपकी टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी आपके डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के लिए वो डिसीजन मेकिंग हो गई आपकी, जो कि आपके मिडिल लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग होगी जो आपके लोअर लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं जो आपके ऑपरेशंस की डे टू डे टास्कों को करते हैं, उन वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो गई। देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल के अंदर एक अकेला व्यक्ति, हम अपने लिए अपने बारे में देख रहे हैं तो वो हमारे खुद के बारे में डिसीजन मेकिंग होगी कि हमको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम आज घर में क्या सब्जी बनाए, अकेले हैं, ठीक है। बट अगर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, चलो भाई सभी लोग बताओ कि आज क्या बनेगा, है ना, मान लो घर में फ्रिज आनी है, टीवी आनी है, तो सभी लोगों का हम क्या करते हैं, ग्रुप की एक तरीके से ग्रुप का पूरा सभी लोगों से हम क्या करते हैं, उन सभी के एग्रीमेंट लेते हैं। कि एग्रीमेंट का मतलब कि सभी लोग एग्री होने चाहिए, सभी लोग सहमत होने चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग जब कंपनियों में टीम वर्क करते हैं तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पर सभी लोगों की सहमति देखी जाती है कि सारे टीम मेंबर्स सहमत होने चाहिए, उसके बाद में हम उसके प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो इससे भी एक इंपॉर्टेंट और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आ गए दोस्तों, मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपके मेनली 3 तरीके के होते हैं। इसमें आपका जो आपके 3 मॉडल्स होते हैं उसमें आपका आता है सबसे पहले क्लासिकल मॉडल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एंड देन हर्बर्ट साइमन मॉडल। ये 3 मॉडल्स होते हैं। इन तीनों मॉडल्स को आपको ध्यान रखना है। अलग से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन या एक में भी पूछा जा सकता है कि मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बताओ कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो आपको तीनों को डिस्कस करना होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम क्लासिकल की बात करते हैं। क्लासिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मॉडल। जब हमको कई बार ऐसे डिसीजन लेना होता है जो हमारे जैसे पुराने तरीके से हम जिसको डिसीजन लेते हैं, जैसे हम देखते हैं उसके लिए हम पूरा फ्री होते हैं, टोटली हम अपने डिसीजंस लेने के लिए हम पूरा फ्री होते हैं, हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे मान लो कि अब हमको कौन सा चूज़, 12th हो गया हमारा, मान लो कि हमारा 12th क्लास पास हो गए, तो अब हमको क्या करना है, इसके लिए हम अगर टोटली फ्री हैं यानी फ्री हैं हम, तो वो हमारी क्या होगी कि क्लासिकल डिसीजन मेकिंग। क्लासिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम फ्री हैं, हम जो चाहें वो करें, ठीक है। तो ये अगर हम फ्री हैं तो वो हो गई हमारी क्लासिकल। हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग इसके हम अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं, देन उसके हिसाब से एक बेस्ट पाथ को चूज कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अंदर हम फ्री नहीं होते हैं। देखो फर्स्ट वाले में, क्लासिकल वाले में क्या थे, हम फ्री थे, हम कुछ भी डिसीजन ले। बट हम एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में फ्री नहीं होते। हमको पता होता है कि इतना हमारे पास में रिसोर्सेज है, इन सब की बात माननी है, इतनी गाइडलाइन के अंदर हमको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी है। जैसे पहले वाले में क्या था, हम फ्री हैं, हमको जो कोर्स होगा वो हम मन में करेंगे। बट अगर मान लो कि हम किसी गरीब फैमिली से हैं, किसी गरीब बैकग्राउंड की फैमिली से, हमारे पास में उतने पैसे नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को भी देखना है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि सभी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम अपने पैसे, अपने जेब खर्च, अपने पॉकेट मनी, अपने पेरेंट्स के जो भी उनको भी स्टेटस देख रहे हैं कि वो कितना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा फ्री नहीं है, एक लिमिटेशन के अंदर, एक टाइम लिमिटेशन के अंदर, एक कुछ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमको डिसीजन मेकिंग करनी है। देन हर्बर्ट साइमन मॉडल के अंदर आपको 3 मेनली चीजें बताई जाती हैं, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी एक एक करके हम देखते हैं। जैसे हमने बताया कि क्लासिकल मॉडल में क्या है, क्लासिकल मॉडल में आप एकदम फ्री होते हो, आपको किसी भी तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच होता है आपका, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से आप कोई भी डिसीजन लेते हो। जैसे आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसमें जो भी अल्टरनेटिव्स को देखा कि कौन कौन से बेस्ट रास्ते हैं, और उनमें से एक रास्ते को चूज कर लिया, उसको इंप्लीमेंट किया, और उसमें आपने क्या किया, मॉनिटर किया, उसमें इवेलुएट किया कि आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड इवेलुएट करना। तो ये हो गया आपका क्लासिकल मॉडल। देन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की बात करें तो इसमें एक आप बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखो कि जो HR डिपार्टमेंट होता है उसको केवल ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। मान लो एम्प्लॉय है तो वो बोलेगा कि मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो अब जो HR डिपार्टमेंट है, जो HR मैनेजर है, वो ये नहीं बोलेगा चलो ठीक है तुमने बोला
हम सैलरी बढ़ाओ, हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसको अपने ऊपर के जो भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी, उनसे उनके साथ में बैठ करके मीटिंग करनी पड़ेगी, तब वो आपको सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि वो फ्री नहीं है, यहाँ पर वो फ्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंदर वो व्यक्ति जो एचआर मैनेजर है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसके पास में एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके पास में एक लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ही उसको डिसीजन लेना है। यहाँ पर वही एग्जांपल दिया गया कि जो एचआर मैनेजर होता है वही उसको टॉप मैनेजर्स को भी सेटिस्फाई करना होता है, लो मैनेजर्स के यानी लोअर मैनेजमेंट के लोगों को भी सेटिस्फाई करना होता है। उसके बेसिस पे यानी सभी को सेटिस्फाई, सभी लोग सेटिस्फाई हो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, एक लिमिटेड समय के अंदर, ये उसका मेन काम होता है। उसको डिसीजन तो लेना होता है बट एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर लेना होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप सो। यहाँ पर इसके बारे में वही चीज़ बताएगा कि एक आपके पास में एक प्रॉब्लम है और उसके लिए आपने क्या किया, आपके जितने रिसोर्सेज उसके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपने क्या किया, अल्टरनेटिव्स को चूज़ किया और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करके आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया और उसके अंदर क्या किया, आपने मॉनिटर और जो भी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उसको करा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बताया गया कि क्लासिकल मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो मेनली मैंने बता ही दिया कि जो क्लासिकल मॉडल होता है उसमें आप फ्री होते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में आप फ्री नहीं होते हो। इसमें क्या है कि टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं भाई, टॉप लेवल के मैनेजर्स जो भी हैं, मालिक हैं, तो वो फ्री हैं, कोई भी डिसीजन ले। बट जो भी मिडिल लेवल के जो भी लोग हैं वो तो वर्कर्स हैं उस कंपनी के, है ना, वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनके पास में कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए उनको सजेस्ट करना होगा, राय लेनी होगी, तब जा करके वो कर सकते हैं। तो उनके पास में जो भी मिडिल लेवल के लोग हैं उनके पास में वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मालिक नहीं कंपनी के, वो जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो भी टॉप लेवल सी हो गया या फिर जो भी हो गया, तो वो लोग क्या है कि वो फ्री होते हैं, ठीक है। देन हर्बर्ट साइमन मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर मेनली आपके तीन पॉइंट्स आते हैं, तीन फेजेस आते हैं, जिसमें आपका इंटेलिजेंस फेज, डिज़ाइन फेज एंड चॉइस फेज। इंटेलिजेंस फेज के अंदर क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को देखते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आप अल्टरनेटिव को चूज़ करते हो और देन आप क्या करते हो, चूज़ मतलब कि एकदम बेस्ट यानी एकदम जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो बेस्ट पाथ होता है उसको चूज़ कर लेते हो। ये भी मेनली आपका हर्बर्ट साइमन जो मॉडल है वो आपका फर्स्ट वाले यानी क्लासिकल मॉडल से ही मैच करता है, बट स्टिल इसके अंदर मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस फेज, डिज़ाइन फेज एंड चॉइस फेज। इसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कोट किया है। यहाँ पर आप देखो कि एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि मान लो कि आप किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, तो इमेजिन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड विच कॉलेज टू अटेंड, यानी कि कौन से कॉलेज को अटेंड किया जाए, कौन सा कॉलेज चूज़ किया जाए आपके MBA के लिए। तो आपने देखा इंटेलिजेंस फेज में आपने क्या किया, सभी लोगों को जो भी आपने सर्वे किया कि कौन सा कॉलेज है आपका बेस्ट है, आपके सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं, सिटी के बाहर कौन से कॉलेज हैं जो आपको कम फीस वगैरह में प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो उसके बाद में आपने क्या किया, 3 बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर लिया कि इतने चलो 3 बेस्ट कॉलेज के अंदर, यानी कि 3 आपके पास में क्या हो गया, अल्टरनेटिव्स उपलब्ध हो गए। अब 3 अल्टरनेटिव्स में से चूज़ तो आप एक ही करोगे ना, तो चूज़ फेज के अंदर आप क्या करते हो, एक बेस्ट पाथ को चूज़ करते हो जिसमें आपकी लो फीस हो, कम फीस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे से बढ़िया से फीस आपके बजट के अंदर हो। इस तरीके से आप चॉइस कर लेते हो, चूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एक एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। मैंने तीनों ही मॉडल आपको बता दिए, जो भी डिसीजन मेकिंग के 3 मॉडल्स होते हैं, क्लासिकल मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एंड हर्बर्ट साइमन मॉडल, ठीक है, मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है MSS। MSS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि MSS जो भी है वो आपका मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के ऊपर यहाँ पर बता रहा है। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होगा कि ऐसा, ये एक तरीके से ऐसा आप इसको ERP मान लो, सॉफ्टवेयर मान लो, जैसे आपके SAP हो गया, SAP हो गया, एक्सेल हो गया, है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, आपके जो भी डेटा होता है उसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो जैसे मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब होगा कि ये एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलग अलग मैनेजर्स की हेल्प करता है। अलग अलग मैनेजर्स का मतलब कि टॉप लेवल के मैनेजर्स, मिडिल लेवल के मैनेजर्स और लोअर लेवल के मैनेजर्स की हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्लानिंग में, ठीक है। जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को समय पे देख सकते हैं और सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यानी कि डेटा उनके पास में स्टोर रहता है और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो उस डेटा को निकाल करके उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पर यही क्या हो गया, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, MSS, ठीक है। अब इसकी बात करें हम टाइप्स की, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ MSS के बात करें तो यहाँ पर DSS, देन EIS, देन एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। 3 इसके मेनली टाइप्स होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स को आप ध्यान रखिएगा,
तीन टाइप्स में आपके वही होगा। DSS स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। EIS स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपके टॉप मैनेजर्स की हेल्प करता है परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए। देन एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन का ब्रेन है, ह्यूमन का जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा कि हम उतनी चीज़ें नहीं याद कर सकते। ह्यूमंस जो हैं वो उतनी चीज़ें नहीं याद कर सकते, उस समय पे एकदम से उनको ध्यान आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आपके डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखता है, और जब आपको ज़रूरत होती है तब आप उसको प्रॉपर डेटा को आप देखते हो। जैसे कि अब मान लो कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी जो भी स्कीम वगैरह होती है वो एक प्रॉपर किसमें फॉर्मेट के फॉर्म में आती है ना। एक एक्सेल शीट आपको दे दी जाती है कि इस डेट को आपको ये एग्ज़ाम देना है, इस डेट को आपका ये एग्ज़ाम है, जिससे कि क्या है कि आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे देख सकते हो और उसको देख करके आप डिसीज़न ले सकते हो कि हाँ ठीक है, इस डेट को मेरा ये एग्ज़ाम है तो हमको ये तैयारी करनी है, इस डेट को ये एग्ज़ाम है तो ये तैयारी करनी है। क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं रख सकते हैं ना कि हमने एक बार मान लो देख लिया, और हम इतना ध्यान नहीं रख सकते कि कौन सी डेट को क्या एग्ज़ाम है, ये सब नहीं कर सकते। बट ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो कि हमारे प्रॉपर डेटा को मैनेज करके रखता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब वो हमको दिखा देता है कि ये आपका डेटा है, ये आपको इस तरीके से आपको डिसीज़न जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर DSS, सबसे पहले DSS की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, जैसा नाम से पता चल रहा है DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, अलग अलग मैनेजर्स के लिए, सभी की हेल्प करता है DSS। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि HR डिपार्टमेंट का जो DSS है वो कैसे हेल्प करेगा। जैसे HR डिपार्टमेंट क्या करता है, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कैसे यूज़ करता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसने एक साल के अंदर कितने टारगेट्स का अचीव किया है, उसने क्या क्या काम किया है ना, उसके बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रही, उसकी अटेंडेंस कैसी रही, जो भी एम्प्लॉय है उसकी अटेंडेंस, वो रोज़ आया कि नहीं आया, उसने समय पे काम किया कि नहीं किया, उसने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं किए, उसका फीडबैक कैसा है दूसरे लोगों से। तो ये सभी चीज़ों का डेटा जो होता है वो DSS अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब एक साल के बाद में एम्प्लॉय की अप्रेजल की, यानी कि उनकी सैलरी की इंक्रीमेंट की बात आती है, तो उस समय DSS मैनेजर को दिखा देता है कि ये इस तरीके की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस नहीं है, उसने इतना टारगेट्स अचीव किया, उसकी इतनी अटेंडेंस है। इसके बेसिस पे HR मैनेजर क्या कर सकता है, प्रॉपर डिसीजन ले सकता है कि इस एम्प्लॉय के साथ क्या करना है, कि हमको इस एम्प्लॉय को रखना है कंपनी के अंदर, या इस एम्प्लॉय को कंपनी के बाहर निकाल दिया जाए, उसका फायर कर दिया जाए, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। तो यहाँ पर आप देखते हो ना कि यानी कि DSS क्या है, DSS जो आपकी है वो हेल्प करता है, कैसे हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में। किसकी हेल्प कर रहा है, HR मैनेजर की, कि HR मैनेजर इसकी हेल्प से पता कर सकता है कि उसको एक्चुअल में अपने एम्प्लॉय के साथ में करना क्या है। ठीक है, उसको बाहर निकाला जाए, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, उसको कंपनी के अंदर ही रखा जाए, क्या करना है उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर DSS हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात बताया जाए, हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के बारे में पढ़ा था। जो DSS होता है वो आपके नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस में ही हेल्प करता है, प्रोग्राम डिसीजंस में हेल्प नहीं करता है। वो आपके किसके लिए होता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए, जिसमें एकदम से सडनली आपके पास में कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की में हेल्प करता है, ना कि प्रोग्राम डिसीजंस में। ठीक है, अब हम बात करें इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी और कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारे पास में पता होता है कि हम प्रॉपर अपने डेटा की सिक्योरिटी रखते हैं। देन अलग अलग लेवल्स के जो भी मैनेजर्स हैं, जैसे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजर्स की हेल्प करना। देन रियल टाइम प्रोसेसिंग, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आपको सामने आपका डेटा उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए ये DSS हेल्प करता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स को छोड़ते हैं यहाँ पर, फिलहाल टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ DSS में क्या होता है, 4 मेनली टाइप यहाँ पर बताए गए हैं, कि जो DSS के जो मेन टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, मॉडल ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, डॉक्यूमेंट ड्रिवन एंड नॉलेज ड्रिवन। इसमें अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, मॉडल ड्रिवन DSS की बात करें, तो मॉडल जो ड्रिवन DSS होता है वो आपके मैथमेटिकल, यहाँ पर क्या लिखा हो, मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका जो
पिछले साल का क्या डेटा था, पिछले साल कितनी सेल हुई, इस बार कितनी सेल होगी। इस तरीके से जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करते हो तो वहाँ पर मॉडल ड्रिवन डीएसएस का यूज़ करते हो। डेटा ड्रिवन डीएसएस में आप क्या करते हो कि आप रिसेंट ट्रेंड्स वगैरह को देखते हो, यानी कि क्वालिटेटिव, जब आप रिसेंट ट्रेंड्स को देखते हो कि आप देखते हो कि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसा लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कस्टमर की डिमांड है, तो उसमें आप डेटा ड्रिवन, यानी कि आप जब सर्वे वगैरह करते हो तो उसमें आप डेटा ड्रिवन डीएसएस का यूज़ करते हो। डॉक्यूमेंट ड्रिवन में आप क्या करते हो कि आप एक तरीके के प्रोजेक्ट में जब काम करते हो तब आप डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस का यूज़ करते हो। जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने जब मिनी प्रोजेक्ट को किया था तो मिनी प्रोजेक्ट में जब हम लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट, यानी कि हमको एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक प्रॉपर हम लोगों का प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट की जब हमको रिपोर्ट तैयार करनी थी वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती थी, तो डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस का हम लोग यूज़ करते थे। एंड देन नॉलेज ड्रिवन डीएसएस क्या करता है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, आपकी नॉलेज को अच्छा बनाए, मेंटेन बनाए रखने के लिए, उसको आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नॉलेज ड्रिवन डीएसएस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स आप इसको ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ डीएसएस 4 तरीके के होते हैं, मॉडल ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, डॉक्यूमेंट ड्रिवन एंड नॉलेज ड्रिवन डीएसएस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीडीएसएस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडीएसएस। जीडीएसएस क्या होता है दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, बहुत ही एकदम इजी है, यानी कि पूरे ग्रुप की हेल्प कर रहा है, पूरे ग्रुप की हेल्प कर रहा है सपोर्ट डिसीजंस को लेने के लिए, यानी कि पूरे ग्रुप की हेल्प कर रहा है पूरे डिसीजंस को लेने के लिए। इसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मेनली ऑनलाइन जो होता है, मेनली ऑनलाइन जो भी जिस तरीके से जूम मीटिंग ऐप हो गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर क्या कर सकें, जो भी हमारा प्रॉपर जो ग्रुप बना हुआ है उस सभी की हेल्प से हम क्या कर सकें कि सभी की सहमति के साथ में प्रॉपर डिसीजन ले सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आपका ग्रुप है, केवल नाम का ग्रुप है, बट डिसीजन केवल आप ले रहे हो, केवल सहमति आपकी है। जैसे कि हमारे भी मिनी प्रोजेक्ट्स में जब भी आप देखते होगे कि कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जब भी मिनी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो कई कॉलेजेस में सेपरेट तरीके से बनवाए जाते हैं कि अलग अलग आप अलग बनाओगे, आप अलग बनाओगे, आपका अलग टॉपिक रहेगा। बट कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एक टीम वर्क दे दिया जाता है कि आपको एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और आप पूरे ग्रुप को क्या करना रहता है, तो पूरे ग्रुप को एक किसी टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है सभी की सहमति के साथ में, और पूरा जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, एक तरीके से पूरा जो ग्रुप होता है वही क्या करता है, पूरा ग्रुप मिल करके, यानी पूरे ग्रुप की सहमति होती है, तो वो जो पूरा ग्रुप होता है उसमें ही हम लोग जीडीएसएस यानी कि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। यानी कि ग्रुप की जब हम बात करते हैं कि ग्रुप को, ठीक है, अब उसमें हमारा जब ग्रुप बन जाता है तब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम तो यही बनाएंगे, हम तो यही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। उसमें क्या है कि आपको पूरे ग्रुप को लेकर चलना होगा, जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं सबकी सहमति होनी चाहिए, सभी लोग एग्री करने चाहिए, जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो, जो भी आप सर्वे कर रहे हो, यानी कि सभी पूरे ग्रुप की, यानी आपकी टीम वर्क आपका देखा जाता है, टीम वर्क आपने किस तरीके का किया है। तो ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सअप के पे वीडियो कॉल हो गया, इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में तो इतना टाइम होता नहीं था कि सभी लोग बैठ करके सभी लोग बैठ करके एक डिसीजन ले सकें, है ना। सभी लोग बैठ करके ग्रुप बना करके अगर ऐसे लेंगे तो वहाँ पर जो भी टीचर्स होंगे वो लोग डांटने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग अपने अपने घरों पे आते थे और जूम पे या फिर व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे क्या करते थे, एक प्रॉपर वे में क्या कर सकते थे, एक प्रॉपर वे में आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, ग्रुप डिसीजन ले सकें। तो वो जो भी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि गूगल जूम ऐप हो गया, ठीक है, ये सभी जो भी चीज़ें होती हैं वही क्या हो गया कि जीडीएसएस का एक तरीके का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसमें मैं अभी आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इसका बारे में बताया गया कि ये जो है वो आपका ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्टैंड्स करता है। देन एक तरीके के इसमें हम लोग ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जो जूम ऐप होता है, जूम ऐप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप दूर दूर रह करके भी क्या कर सकते हो, ग्रुप आप अपना बनाओगे, ग्रुप बना करके आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई हमको तो नहीं पता था, हमने अपने हिसाब से ले लिया, क्योंकि जब आपके पास में ये प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो आप उनकी यूज़ करोगे और सभी लोगों की सहायता से, सभी लोगों की प्रॉपर एग्रीमेंट से, यानी सभी लोग उसमें सहमत होंगे तब जा कर के आप कोई भी डिसीजन को लोगे, ठीक है। तो
ये चीज़ बताया गया। इसका यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट एग्जांपल बता दिया गया है, वही एचआर डिपार्टमेंट का। मैं एचआर डिपार्टमेंट को इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे कि एचआर के तौर पे देखा जाए तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एचआर डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर वन शॉर्ट एग्जांपल इन एचआर डिपार्टमेंट वुड बी यूजिंग GDSS ड्यूरिंग द टीम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग का यूज़ हो रहा है, यानी कि हम जूम मीटिंग ऐप का या फिर कोई भी ऐसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग रिमोटली आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूर दूर अपने घरों पे बैठ करके आपस में डिस्कस कर सकते हैं कोई भी एक किसी भी टॉपिक के ऊपर और प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि कैसा एम्प्लॉय है, कैसा क्या है, सभी लोग अलग अलग तरीके से मैनेजर्स हैं वो अपने अपने घरों में बैठ करके प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, एक जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करते हैं और एक किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर वो लोग एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। इसमें आपके मेन कंपोनेंट्स में बात करी जाए तो उसके आपके हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। 3 लोग मेन होते हैं, जैसा मैंने बताया कि लोग होने चाहिए। जैसे हम लोग जब जूम मीटिंग के ऐप से देख रहे थे तो वहाँ पर हम लोग क्या थे, पीपल थे, यानी कि हम हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, जो भी डिसीजंस लेंगे वो हो गया। देन सॉफ्टवेयर, जैसे जूम मीटिंग ऐप हो गया, ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। देन हार्डवेयर, सभी के पास में एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में ये हो गया। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप रियल टाइम का कोलेब्रेशन अच्छे से कोलेब्रेट कर सकते हो अपने टीम के साथ में। देन डिसीजन का सपोर्ट कर सकते हो, इसका मतलब जो जूम मीटिंग ऐप्स वगैरह हो गए वो आपकी डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर सकते हो। इसके कुछ एक फीचर्स हो गए। इंपॉर्टेंस की भी वही बात होती है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, टाइम और कॉस्ट सेव होता है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, सभी लोग अपना अपना राय रखते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और सभी लोग सहमत होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से। तब उसके बाद में और जियोग्राफिकल डिस्पर्जन, यानी कि सभी लोग ज़रूरी नहीं कि एक जगह एक ही छत के नीचे हों, सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है दोस्तों EIS। EIS दोस्तों जो होता है वो आपका स्टैंड करता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपके मेनली टॉप और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो EIS है वो आपको रियल टाइम समराइज और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास में इतना समय नहीं होता है कि जो भी समरी है उसको प्रॉपर देखें, एनालाइज करें, ठीक है। आपको क्या करना रहता है, जैसे मान लो अगर आप मिडिल लेवल पे हो तो आपको अपने जो भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो केवल डेटा को देखते हैं, उनके पास में इतना नहीं समय होता है कि हर एक साल को देखें और प्रॉपर एनालिसिस करें। उनके पास में बस इतना करते हैं कि वो ग्राफ्स को देखते हैं, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे कि मान लो कि हम देखते हैं ना सोना चांदी का भाव क्या चल रहा है, तो हम देखते हैं उसमें क्या करते हैं, हम इस तरीके का ग्राफ देखते हैं कि कब ज़्यादा बढ़ रहा है, कब कम बढ़ रहा है। मान लो 2013 में इतना था, 19 में इतना हो गया, 20 में इतना हो गया, 23 में यहाँ पर पहुँचा, मान लो 22 में यहाँ पर पहुँचा और 23 में यहाँ तक पहुँच गया, 60,000 में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम क्या करना है कि ग्राफ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी टॉप और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए EIS सिस्टम का यूज़ किया जाता है और ये जो सिस्टम होता है मेनली ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वही CEO का है। जैसे क्या हो गया, कोई भी किसी भी कंपनी का CEO हो गया, तो CEO क्या करेगा, मान लो किसी सेल्स मैनेजर को उसकी परफॉर्मेंस को देखना है तो वो देखेगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू आया, कितना मार्केट का शेयर चल रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके किसी भी सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस को, KPI को, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस चीज़ के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पता कर सकते हो। यही क्या होगा दोस्तों, वन रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया EIS यानी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसकी हेल्प से CEO है वो देख सकता है कि सेल्स मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना मार्केट का शेयर हुआ। उसके बेसिस पे आप जो भी CEO होगा वो
सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकता है। तो यानी कि टॉप और सीनियर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप और सीनियर मैनेजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो उनके लिए हेल्पफुल होता है EIS। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जैसे कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यूज़र फ्रेंडली। ज़रूरी नहीं इसके यहाँ पर सारे एडवांटेजेस ही हो, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हो, जैसे इसके कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसमें क्या है कि डेटा की सिक्योरिटी भी थोड़ा खतरे में होती है। एंड कभी कदार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरलोडेड, जैसे हमारा फ़ोन जो होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह भर दें, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भर दें, तो वो हैंग होने लगता है। इसी तरीके से जो भी डेटा होता है उसका भी एक प्रॉपर वो होता है कि आपको मिनिमम डेटा रखना है जितना रिक्वायर हो, तो वही कि ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर ये कुछ डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। तो मेनली बात क्या थी EIS के बारे में। जो EIS है दोस्तों वो टॉप और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो डेटा है वो ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आपके मैनेजर्स हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रोवाइड करना। ठीक है, यही हो गया EIS के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप लिख लोगे। अब यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर बताए गए हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर MIS, ERP, CRM, DSS, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस मेनली कर चुके हैं। BIS क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, अभी इसके बारे में हम लोग आगे के नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ESS, ये भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। DSS हो चुका आपका, CRM आपको पता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन ERP आपने देख लिया, MIS क्या होता है ये सभी देख लिया। तो कौन कौन से कभी कदार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस के नाम बताओ, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताओ जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। तो आपको यही इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और कुछ को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनको आप ध्यान रख लेना, याद कर लेना प्रॉपर। और इसी तरीके से हमारा यूनिट 2 खत्म हो चुका है। यूनिट 3 हमारा आता है। थोड़ा सा यूनिट 3 जो है वो यूनिट 2 और 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, और बहुत ही सारी चीज़ें सिंपल हैं। इसमें सारी चीज़ों को मैं बहुत ही एकदम ईजी वे में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ में चैनल को, जिन भी लोगों ने वीडियोज़ देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ उसको भी कर लिया करो, जिससे हमारा भी भला हो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में, 3rd यूनिट के ऊपर। थैंक यू वंस अगैन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ में PDF PPT चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूनिट 3 के ऊपर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।